हेलो एवरीवन, यदि आप भी 14 फरवरी से होने जा रहे 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम पेपर में शामिल होने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि मधुमेह के रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा की जाती है क्यों। तो आसान शब्दों में इसका आंसर लिखिएगा कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है जो रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाता है जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। आसान शब्द में इस प्रकार से याद रखिएगा कि इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है और रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम यही इंसुलिन हार्मोन करता है। जब किसी कारण से क्या होता है कि इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर इसलिए इलाज की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी रोगी का गुर्दा खराब हो जाए तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा। आसान शब्द में इसका आंसर लिखेंगे कि यदि किसी रोगी का गुर्दा खराब हो जाने पर डॉक्टर हेमोडायलिसिस के द्वारा रक्त में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ को अलग करता है। यानी किसी व्यक्ति का यदि गुर्दा खराब हो जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है कि हेमोडायलिसिस एक मशीन होता है, इसी के द्वारा रक्त यानी खून में जो भी उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसे सबसे पहले वो अलग करने का काम करता है। किंतु देखता है कि दोनों गुर्दा काम करना यदि बंद कर देता है तो किसी डोनर से गुर्दा लेकर प्रत्यारोपित कर देता है या कृत्रिम यानी बना बनाया हुआ गुर्दा लगा देता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखेंगे। केवल हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अगला सवाल कहता है कि मस्तिष्क के कार्य बताइए, और ये मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक निकाल कर इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो मस्तिष्क के कौन कौन से कार्य होते हैं वहीं आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो हम लिखेंगे कि मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला काम होता है आवेगों को ग्रहण करना, ग्रहण किए गए आवेगों के बीच सहबंधन स्थापित करना, ग्रहण किए गए आवेगों के बीच अनुक्रिया करना, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण स्थापित करना, मस्तिष्क क्रियाओं को संघनित करना। तो ये सभी काम होते हैं मानव मस्तिष्क के। और इसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि जनन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये 2 नंबर का ऑलरेडी सवाल पूछा गया था और इसी प्रकार से एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। आसान शब्दों में आंसर लिखिएगा कि जिस प्रकरण के द्वारा यानी जिस विधि के द्वारा जीव अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, यानी वैसे विधि जिसके माध्यम से कोई भी जीव जंतु अपने आप की संख्या में वृद्धि करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं, उससे हम लोग जनन कहते हैं। देखिए, जनन के द्वारा क्या होता है कि जनन के द्वारा जीव का संतुलन बना रहता है और वे विलुप्त नहीं होते हैं। यदि जनन क्रिया बंद कर दी जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब सृष्टि से जीव जंतुओं का विनाश हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला सवाल कहता है कि निषेचन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आसान शब्दों में इसका भी आंसर हम लोग लिखेंगे कि नर एवं मादा, नर मादा को दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष भी कह सकते हैं। तो नर एवं मादा युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। देखिए, नर में क्या होता है, तो नर में शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु होता है। तो वैसी क्रिया जब नर एवं मादा युग्मनज आपस में संलग्न करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, तो उस क्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से सवाल आते हैं कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अंतःनिषेचन, तो वहीं पे दूसरा होते हैं बाह्य निषेचन। अब आइए बारी बारी से जान लेते हैं कि ये अंतःनिषेचन क्या होते हैं और बाह्य निषेचन क्या होते हैं।
तो याद रखिएगा कि जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंतः यानी अंदर होती है, जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर निकलता है, उसे हम लोग अंतःनिषेचन कहते हैं। जैसे मानव हो गए, तमाम जानवर हो गए, इन सभी जीव जंतुओं में अंतःनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। उसके बाद में होते हैं बाह्य निषेचन। अब देखिए, बाह्य निषेचन का परिभाषा कहता है कि जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के बाहर होती है तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मछली हो जाएगी। मछली अपने पेट में बच्चे को पालन पोषण करके पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर नहीं निकालती है, क्योंकि इसमें बाह्य निषेचन होती है। बाह्य निषेचन में मछलियाँ पानी की सतह पे अंडे छोड़ती है और बच्चे पैदा करती है। उसके बाद में अगला सवाल कहते हैं कि अनुवंशिकी क्या है। ये सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन कहता है कि अनुवंशिकी क्या है। तो आसान शब्दों में लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों और उनके अनुवंशिकता, उसके कारण एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग अनुवंशिकता कहते हैं। अब देखिए, अनुवंशिकता के जनक किसे माने जाते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा, अनुवंशिकी या अनुवंशिकता का जो जनक है या उनके पिता कह लें तो उसका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाता है, क्योंकि अनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। कहता है कि समजात अंग किसे कहते हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो आसान शब्द में इसका आंसर लिखेंगे कि जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होते हैं, यानी जीव जंतु में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना जो है वो एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, किंतु वातावरण के अनुसार वे भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। किंतु इन्वायरमेंट यानी वातावरण के अनुसार क्या करते हैं, वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े का अग्रपाद और पक्षी के पंख समजात अंग है। कैसे हैं, देखिए, मानव का जो हाथ होता है और घोड़े का अग्रपाद यानी घोड़े के आगे वाला पैर और पक्षी के जो पंख होते हैं, इनकी रचना एवं बनावट उत्पत्ति एक समान होती है, लेकिन मनुष्य अपने हाथ का उपयोग खाना खाने या किसी भी काम को करने के लिए करता है। घोड़ा अपना पैर का उपयोग दौड़ने के लिए करता है और पंछी अपना पंख का जो उपयोग है, पंछी अपना पंख का उपयोग उड़ने के लिए करता है। तो हो गया ना अलग अलग काम। तो वातावरण के अनुसार ये तमाम जीव जंतुएं अपने अपने कार्यों का अलग अलग विधि से संचालन करते हैं, इसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। यदि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो ये सवाल आपका 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए आसान शब्दों में जानते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आप सभी को तो मालूम ही होगा, क्लास 8 में ही इस क्वेश्चन को पढ़ा दिया जाता है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं, जिसमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक समान होते हैं, जिसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। यहाँ से एक बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे गए थे कि जीव जंतुओं में जो 22 जुड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे याद रखिएगा, उसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जुड़ा गुणसूत्र लिंग क्रोमोसोम कहलाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। याद रखिएगा, एक्स वाई नर में होते हैं और मादा में केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जब नर का एक्स क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से संजोग करता है तो पुत्री का जन्म होता है, किंतु वही क्रोमोसोम जब नर का वाई और मादा के एक्स क्रोमोसोम से संजोग करता है तो पुत्र का जन्म होता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम आप सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि लड़की है, लड़की में क्रोमोसोम तो एक्स होता है और ये हो गया लड़का, इसका क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है।
जब निषेचन क्रिया के दौरान यानी मिलने जुलने की प्रक्रिया के दौरान जब लड़की का एक्स क्रोमोसोम और लड़का का एक्स क्रोमोसोम से यदि संजोग करता है तो उसमें जो पुत्री का जन्म होता है जी, क्योंकि पुत्री में एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जब जनन क्रिया के दौरान निषेचन की प्रक्रिया के दौरान लड़की का एक्स क्रोमोसोम और लड़का का वाई क्रोमोसोम यदि आपस में संजोग करता है तो ऐसी स्थिति में पुत्र का जन्म होता है। इसलिए कहा जाता है, हालांकि समाज में ऐसे कुरीतियाँ फैली हुई है कि लड़की ही पैदा होना या लड़का ही पैदा होना, हमेशा जो भी अशिक्षित जाहिल जबट लोग होते हैं वे लड़की को ही गलत ठहराते हैं। लेकिन आप लोगों ने जाना कि लड़की का काम है केवल एक्स क्रोमोसोम देना। यदि लड़का उसमें एक्स क्रोमोसोम देगा तो लड़की का ही जन्म होगा। लड़का चाहे यदि वाई क्रोमोसोम दे तब यहाँ पे लड़का का जन्म होगा। यानी लड़का जन्म देना या लड़की जन्म देना, इसमें कोई भी लड़की का रोल नहीं होता है। तो जितने भी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है ये कहीं ना कहीं हमें अंधविश्वास की ओर ले जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना 10वीं कक्षा की साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर किए होंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।